हेलो, मेरा नाम विवेक जोशी है और मैंने यूपीएससी एनडीए एनए एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 10th हासिल की है। और आज मैं आपको इस एग्जाम के बारे में कुछ टिप्स बताना चाहूँगा। यूपीएससी एनडीए एग्जामिनेशन साल में 2 बार आयोजित होता है और इसमें 12th क्लास से अपेयरिंग और पास बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस एग्जाम के थ्रू हम नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में अपना एडमिशन ले सकते हैं, जो कि हमें भारतीय सेना में एक एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने का मौका देती है। एनडीए एग्जाम 2 भागों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा एक रिटन एग्जाम होता है और दूसरा हिस्सा एक एसएसबी इंटरव्यू होता है। एनडीए एग्जामिनेशन की तैयारी अगर आप 1 साल पहले से करते हैं तो आप बहुत हाई चांसेस है कि आप इसे निकाल लेंगे, क्योंकि जो रिटन इसका आता है, जो रिटन पेपर है वो बहुत हद तक आसान है। और दूसरा टेस्ट जो होता है वो होता है एसएसबी इंटरव्यू, जो एक कठिन टेस्ट है क्योंकि इसका सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा कम है। और इस टेस्ट में 5 दिन तक आपके टेस्ट किए जाते हैं, जिसके बाद आप मेडिकल्स के लिए जाते हैं। एनडीए का एग्जाम कोई भी लड़का या लड़की जिसकी उम्र 17.5 ईयर्स से 19.5 ईयर्स है वो दे सकता है। और इसको साल में 2 बार आयोजित कराया जाता है, जो कि अप्रैल और सितंबर में होता है। मैंने ये पेपर सितंबर 2022 में दिया था और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। और मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का एक छात्र भी हूँ और मैंने इसी वर्ष अपनी 12वीं के एग्जाम्स दिए हैं। तो सबसे पहले जो इसका रिटन पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। एनडीए के रिटन में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर मैथ्स और दूसरा पेपर जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथ्स का पेपर 300 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको 2.5 आवर्स प्रोवाइडेड होते हैं। और दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट जो कि 600 मार्क्स का होता है और वो भी 2.5 आवर्स का होता है। मैथ्स में टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं और जीएटी में 150। मैथ्स का सिलेबस क्लास 12th और क्लास 11th पे बेस्ड होता है और जनरल एबिलिटी बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइडेड है, जो कि इंग्लिश, जनरल साइंस और जनरल स्टडीज है। सबसे पहले मैथ्स को आपको कभी भी यूपीएससी एनडीए एग्जामिनेशन पार करने के लिए आपको पहले दोनों सब्जेक्ट्स की मेरिट भी पार करनी होती है। इसका मतलब आपको 300 में से कुछ निर्धारित मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप आगे चयन हो पाएगा। आप अकेले जीएटी के दम पर यूपीएससी एनडीए एग्जामिनेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि मेरिट दोनों सब्जेक्ट्स की बनती है। इसीलिए मैथ्स में आपको कट ऑफ क्लियर करना बहुत जरूरी है। मेरी स्ट्रेटेजी मैथ्स के लिए 11th से शुरू हो गई थी। जैसे ही मैंने 11th में मैथ्स अपना एक सब्जेक्ट चुना था, मैं हर चैप्टर पूरा करने के बाद जो क्वेश्चंस एनडीए में आते थे उन्हें एक बार देखता था, जिससे हर बार मेरी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो गई थी। और मैंने अपना सिलेबस 12th का कुछ ज्यादा जल्दी खत्म कर लिया था, क्योंकि हमारे शिक्षकों ने जून या जुलाई तक हमारे स्कूल में मैथ्स का सिलेबस खत्म हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा 1 महीने का समय मिल गया था, जिसमें हमने मैथ्स की अच्छी तैयारी करी। और मैथ्स की तैयारी का सबसे अच्छा सोर्स होते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो कि आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं। किसी भी वेबसाइट, textbook.com या कोई भी ऐसे वेबसाइट आप पे अवेलेबल हो, वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं, तो आप उसमें अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि यह देखा गया है और मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन में देखा था कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत पिछले साल से रिपीट होते हैं, तो ये आपको एक एडवांटेज दे सकते हैं। दूसरा, मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हमेशा पूरा पेपर देखने की कोशिश करनी है, क्योंकि 150 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जो कि इतना आसान नहीं है। तो एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना और अगले क्वेश्चन में जाना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार आप अपना पूरा पेपर और हर एक क्वेश्चन हर बार देख पाएंगे और आप उन क्वेश्चंस को छांट पाएंगे जो करने आसान है और आपको मार्क्स देंगे। इसी के साथ हमें एक बात यह भी याद रखनी है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है और हर 3 गलत
उत्तरों के लिए एक सही प्रश्न जाता है, जिसका मतलब अगर मैथ्स में, जैसे कि मैथ्स में एक क्वेश्चन पे आपको 2.5 मार्क्स अवार्ड होते हैं, तो एक नेगेटिव मार्किंग पे आपके एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.83 मार्क्स जाएंगे। मैथ्स में 11th और 12th का सिलेबस जैसे पे बेस्ड है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूंगा वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्री, 3D, कार्टेशियन ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। इन चैप्टर से बहुत बार ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप हर चैप्टर पढ़ के जाएं, और ये मैंने भी किया था क्योंकि सिलेबस बहुत लिमिटेड है और ज़्यादा हायर एंड के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगला पार्ट है जो कि है जीएटी का। जीएटी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट, बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है, क्योंकि मैथ्स में एक क्वेश्चन आपको 2.5 मार्क्स देगा, जबकि जीएटी में एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देगा और इसमें कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये आपको एक एज प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि जीएटी में 150 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन साइंस के और 50 क्वेश्चन जनरल सोशल स्टडीज से रिलेटेड है, जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड रहता है। हालांकि कोई भी फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि 50 में से साइंस के क्वेश्चंस में से इतने फिजिक्स, इतने केमिस्ट्री और कोई फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस बायो से आएंगे, बट डिवीजन 15, 10 और 15 और 10 में बटा रहता है, बट ये नंबर वेरी हो सकते हैं। सेम सोशल स्टडीज के लिए भी अप्लाई होता है। कभी कभार पॉलिटी के ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी कभार नहीं आते हैं, तो इसमें वेरिएशन रहता है। अगर किसी छात्र की 11th और 12th में साइंस स्ट्रीम है, तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि वो अपने बुक्स पे ही फोकस करे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। और जहां तक इंग्लिश का सवाल है, उसमें वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है इन तीनों में से, क्योंकि उनमें बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस आती हैं, जैसे रीअरेंजिंग द सेंटेंसेस और एंटोनिम और सिनोनिम्स, जिसमें आप अपनी वोकेबुलरी को सुधार, अगर आपकी वोकेबुलरी अच्छी है तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। और इसके अलावा इडियम्स और फ्रेजेस या स्पॉटिंग द एरर्स, इनमें से ज्यादा आता है। तो अगर आप अपने इन एक्सरसाइजेस की डेली प्रैक्टिस करें और अपने दिन में 15 से 25 मिनट इस चीज को दे दें, तो ये आपको बहुत फायदा दे सकती हैं। क्योंकि इंग्लिश मेरा बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट था। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 200 में से 160 हम हर मॉक टेस्ट में अपना स्कोर करता था। साइंस के लिए मैंने कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की, सिर्फ 9th और 10th की एनसीईआरटी एक बार पढ़ी, जिससे मुझे बायो के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई थी। और जहां तक फिजिक्स और केमिस्ट्री का सवाल है, मेरी क्लास 11th और 12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री थी, तो जिसके वजह से मेरा रिवीजन होता रहता था। इसके अलावा सोशल स्टडीज का सबसे अच्छा सोर्स एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स हैं। 9th से लेकर 12th तक की जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स अवेलेबल हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप उन्हें जरूर एक बार पढ़ें, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं मुझे उन बुक्स में मिल गए थे। और ये मैं अपने एज अ हॉबी टाइम में बुक्स, मेरी एक हॉबी थी बुक रीडिंग, तो मैं फिक्शन तो पढ़ता ही था, तो कभी कभार एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़ लेता था। और ज्योग्राफी से खासकर बहुत क्वेश्चंस 11th और 12th की एनसीईआरटी से आए थे, जो मैंने देखा था। ये आपको एक बहुत फायदा दे देता है। इसके बाद अगर आप देखें तो मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा ये रहती थी कि 900 मार्क्स के पेपर में से 500 में से ज्यादा ही आए मार्क्स, तो जिससे कभी भी आपको मेरिट का डर ना हो। और इसीलिए मैं मैथ्स में 150 का एम लेता था और जीएस में हमेशा 400 प्लस का एम लेता था। कभी कभार मार्क्स कम आ जाते थे मॉक टेस्ट में, बट मेरी प्रिपरेशन इन फिगर्स को लेके ही हमेशा चली है। और ये आपको बाद में जो मेरिट आउट होने के डर है उससे दूर रखेगा, अगर आपने अच्छा अपना रिटर्न में परफॉर्म किया है। और पिछले कुछ सालों में जो 900 मार्क्स का ये रिटर्न पेपर है, इसमें से मेरिट 350 से लेकर 360 तक जाती है। हालांकि कभी कभार ये मेरिट बहुत नीचे भी चले जाती है जब पेपर मुश्किल होता है। तो आप इन चीजों पे ज्यादा गौर ना करिए और हमेशा फोकस अपना 400, एटलीस्ट 400 से ज्यादा मार्क्स लाने की सोचें, तब आप हमेशा
मेरिट पार रहेंगे। अगर हम पेपर की प्रिपरेशन की बात करें तो अगर कोई भी बच्चा अपने दिन में 2 से 3 घंटा एनडीए के एग्जाम को देता है वो काफ़ी है, क्योंकि ये पेपर आपके 9th और 10th में जीएस जनरल एबिलिटी टेस्ट और 11th और 12th पे मैथ्स पे बेस्ड आता है, और इसमें आप बहुत अच्छा टाइम टेबल बना के अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को है जो मैथ्स में हम हमेशा अपना 1 घंटा दिन का दें और जीएस में 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि अगर आप दोनों ही सब्जेक्ट्स का बैलेंस बना के चलेंगे तभी आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले से आप मॉक टेस्ट देना जरूर स्टार्ट करें। हो सके तो हर महीने मॉक टेस्ट दें, बट अगर टाइम की कमी है तो एटलीस्ट 1 या 2 महीने पहले से तो मॉक टेस्ट दें। जैसे कि मैं अपने स्कूल की बात बताऊं तो 1 महीने पहले से हमारे शिक्षकों ने हमारे लिए हर दिन एक मॉक टेस्ट दिए जाते थे। 3 से 5 हम रोज मॉक टेस्ट देते थे। एक दिन हम मैथ्स का मॉक टेस्ट देते थे और अगले दिन हम जेडी का मॉक टेस्ट देते थे। तो इससे हमें अपनी वीकनेस का पता चलता था कि हमें कौन से एरियाज में फोकस करना है, और इसके अलावा हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाता था, खासकर मैथ्स के लिए, क्योंकि आप मैथ्स में वो 120 क्वेश्चन करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं 150 मिनट में। तो पहले पहले मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे थे, बट उसी से हमने हमारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन लिया कि इसको बहुत इंप्रूव करना है। इसके बाद अगर मॉक टेस्ट में आप देखें तो सबसे अच्छा सोर्स पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। आप अगर ऑनलाइन जाएंगे तो आपको 2010 से लेकर अभी तक के हर साल के पेपर अवेलेबल होंगे, और ये एक बहुत ज़्यादा फायदेमंद सोर्स है। अगर आप 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कर लेते हैं और आप अपना टाइम मैनेज कर ले तो आपको बहुत फायदा दे सकता है। अगर आप कोचिंग नहीं ले सकते हैं तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आजकल एनडीए से रिलेटेड इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। मैं और मेरे दोस्त जब बात करते थे तो वो मेरे को इतने सारे चैनल्स का नाम बता देते थे और उनमें मटेरियल अच्छा खासा मिलता था। आप यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स आप किसी में भी सर्च करके पूछ सकते हैं तो आपको जरूर पता चल जाएगा। इसके अलावा आप अपना ध्यान करंट अफेयर्स में जरूर रखें, क्योंकि ये देखा गया है कि 9 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बनते हैं और वो सीधे आपको 40 मार्क्स दिला सकते हैं। तो हमारे स्कूल में तो हमारे टीचर्स हमें हर महीने और हर हफ्ते की करंट अफेयर्स के साथ एक नोट्स दिलाते थे, और आप चाहें तो ये चीज़ें रोज नेट पे स्पेशली यूट्यूब पे चैनल्स हैं उनमें रोज डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस बहुत सारी आती हैं, तो उससे आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप डेली नहीं भी कर सकते हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप वीकली बेसिस पे तो जरूर करंट अफेयर्स रिवाइज करें। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आखिरी 1 महीने का रिवीजन होता है, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि हमने प्रैक्टिस बहुत करी है बट हम रिटेन नहीं कर पाते हैं। आखिरी 1 महीने का रिवीजन का सबसे अच्छा स्ट्रेटजी यही है कि पहला आप लगातार मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहिए, और दूसरा जो नोट्स आपने बनाए हैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान उन्हें देखिए। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर होते हैं जिन पे हमारा ध्यान ज्यादा रहता है, तो जरूर उन्हें रिवाइज कीजिए, क्योंकि बहुत बार वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ये मैंने भी देखा है और मेरे कई दोस्तों ने भी यही चीज देखी है। अगर आप टाइम टेबल की बात करें, जैसे कि मैं तो एक बोर्डिंग स्कूल में रहता था और हमारा टाइम टेबल ऑलरेडी बना हुआ था, और इसी की वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई और मेरे दोस्तों को भी। तो अगर आप बोर्डिंग स्कूल में नहीं रहते हैं तो आप अपना एक टाइम टेबल जरूर बना सकते हैं, जिसके अंदर आप एनडीए से लेकर एनडीए की प्रिपरेशन को एक स्पेशल टाइम प्रोवाइड जरूर करें, क्योंकि प्रिपरेशन आपको बहुत फायदा दे सकती है। मेरा टाइम टेबल स्टडीज में दिन में 8 से 6 हमारे 8 से 1 बजे तक हमारी क्लासेस चलती थी, तो इसके बीच में हम अपना बोर्ड से रिलेटेड ही पढ़ते थे। जैसे मैं क्लास 12 का छात्र था पिछले साल 2022-23 में, तो हम अपना रेगुलर सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यही पढ़ते थे, और इसके अलावा हम शाम को 6 से 8 बजे तक एक
यूपीएससी क्लास होती थी हमारे स्कूल में, जिसमें हम सिर्फ यूपीएससी से रिलेटेड पढ़ते थे। तो अगर आप भी शाम को 1 से 2 घंटा यूपीएससी एनडीए एग्जामिनेशन को फोकस करें तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। इस दौरान आप अपने मैथ्स के इंपॉर्टेंट सवाल और जीए जनरल एबिलिटी टेस्ट का कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर देख सकते हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन क्लास 11th में स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को 12th में अपना यूपीएससी एनडीए एग्जामिनेशन देना है। तो इसीलिए मैं हमेशा कोई भी मैथ्स का चैप्टर करने से पहले अपने दिमाग में यह बात रखता था कि यह चैप्टर एनडीए एग्जाम में भी आएगा, तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना हमेशा मेरे दिमाग में रहता था। और इसी के साथ मैं 11th खत्म होते होते कुछ जनरल एबिलिटी टेस्ट के कुछ इंग्लिश पार्ट और एसएसटी पार्ट पे ध्यान देने लग गया था। जब मुझे फ्री टाइम मिलता था तो मैं कोई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ लेता था, तो इससे मेरे को एसएसटी में बहुत फायदा हुआ। मेरे टाइम टेबल में, जैसा कि मैंने बताया, मैं एक बोर्डिंग स्कूल का छात्र था, तो बहुत सारी एक्टिविटीज रहती थी। सुबह पीटी होती थी और दिन में क्लासेस होती थी और शाम को गेम्स भी होते थे। तो 2 से 3 घंटा शाम को और खाना खाने के बाद रात को 9 से 10 1 घंटा यूपीएससी को देने से मुझको बहुत फायदा हुआ। अगला चरण एसएसबी इंटरव्यू होता है। मेरा यूपीएससी एनडीए एग्जामिनेशन का रिजल्ट परीक्षा के 15 दिन में आ गया था और मुझे यह पता था कि मैं यह रिटन परीक्षा पास कर लूंगा। इसीलिए मैंने अपनी एसएसबी की तैयारी बहुत जल्द शुरू कर ली थी। एसएसबी के अंदर 2 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड स्क्रीनिंग राउंड होता है, जिसमें सभी रिटन पास किए हुए छात्र एक बैच में आते हैं और जिनमें से कुछ छात्रों को अंदर टेस्टिंग के लिए छांटा जाता है। जो छात्र स्क्रीनिंग होते हैं सिर्फ उन्हीं का अगला राउंड में टेस्ट लिया जाता है और बाकी सभी छात्र वापस भेज दिए जाते हैं। अगले राउंड में 4 दिन तक आप सभी के बहुत प्रकार के टेस्ट होते हैं, जिसमें से पहला साइकोलॉजिकल टेस्ट, दूसरा इंटरव्यू और तीसरा जीटीओ यानी ग्राउंड टास्क होते हैं। तो एसएसबी में बहुत बच्चे पहले दिन ही आउट हो जाते हैं। जैसे कि मेरे बैच में 68 बच्चे पहले दिन आए थे, जिन सभी ने यूपीएससी एनडीए रिटन एग्जामिनेशन निकाला था, पर उसमें से केवल 38 बच्चे अंदर हुए। अगले 4 दिन तक इन 38 बच्चों के बाकी टेस्ट हुए। एसएसबी इंटरव्यू के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये एक पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट है और इसमें आपके सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड का टेस्ट किया जाता है। इनमें सबसे प्रथम टेस्ट स्क्रीनिंग के दिन होता है, जिसमें ओआईआर और ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है। इसमें आपको इंटेलिजेंस बेस्ड कुछ सवाल दिए जाएंगे। पहली बुकलेट में वर्बल रीजनिंग होगी और अगली बुकलेट में नॉन वर्बल रीजनिंग। इन सवालों के बेसिस पे आपकी एक रेटिंग बनेगी और आपको वो रेटिंग दी जाएगी। इसके अलावा स्क्रीनिंग होने के बाद सबसे पहला टेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो कि अगले दिन ही हो जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में कुछ टेस्ट सीरीज होती हैं जो एंटायरली रिटन होती हैं और आपको एक बुकलेट में अपने आंसर्स देने होते हैं। सबसे पहला टेस्ट टीएटी होता है, यानी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसमें आपको कुछ स्टोरीज, कुछ पिक्चर्स दी होंगी जिन पे आपको स्टोरीज बनानी होंगी। आपको 30 सेकेंड्स उन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करने के लिए दिया जाएगा, जिसके बाद वो पिक्चर आपकी स्क्रीन से हट जाएंगी और 4 मिनट के अंदर आपको वो पिक्चर्स बनानी हो। इसके अलावा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी होते हैं, जिसमें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के अंदर आपको हर 15 सेकंड में कुछ वर्ड्स एक वर्ड दिखाया जाएगा, जिस पे आपको स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स करते ही एक सेंटेंस बनाना है। और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपको 60 सिचुएशंस दी होंगी, जिन सभी का आंसर आपको 30 मिनट्स के अंदर देना है। और लास्ट टेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, जिसमें आपको अपने बारे में कुछ दिए गए सवालों का उत्तर देना होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद एक इंटरव्यू होता है, जो कि एक ऑफिसर, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं, वो लेते हैं। इंटरव्यू में आपसे रिलेटेड कई सवाल पूछे जाते हैं, आपके पर्सनल बैकग्राउंड से लेकर, आपके फैमिली बैकग्राउंड से लेकर, आपके स्कूल से लेकर, आपकी हॉबीज से लेकर और आपके एम और आपकी चॉइसेस को लेकर। और आखिरी टेस्ट होते हैं ग्रुप टास्क, जिसके अंदर कुछ टास्क आप सब एज अ ग्रुप आपको
बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं जिसमें आपको अपने ग्रुप के साथ कोऑपरेट करके हर टास्क को कंप्लीट करना है। मैंने अपनी एसएसबी की तैयारी खुद से की थी और इसमें मुझे बहुत फायदा मेरे स्कूल से हुआ था। अगर आप कोचिंग जाना चाहें तो यह भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कोचिंग में आपको बहुत अच्छा ओरिएंटेशन मिल जाता है। हमें भी हमारे स्कूल में इस रूटीन में डाला गया था जिससे हमारी प्रिपरेशन एसएसबी के लिए बहुत फायदेमंद हुई थी। मैंने अपने रीजनिंग टेस्ट के लिए एक स्कूल लाइब्रेरी से एक रीजनिंग की बुक इशू करवाई थी जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे और मैं ओएआर का टेस्ट मेरा ऐसे रेडी हो गया था। इसके अलावा मैंने स्क्रीनिंग की प्रैक्टिस टेलीग्राम और यूट्यूब में जो फोटोज और पिक्चर्स सर्कुलेट होती थी तो उन पे मैं रैंडम पिक्चर सेलेक्ट करके उन पे अपनी स्टोरीज बनाता था और अपने साथ वाले दोस्तों को शेयर करता था। और अगर कोई खराबी होती थी तो वो इस पे हम डिस्कस करते थे कि अच्छा ये एक पॉइंट है इम्प्रूवमेंट का और हम इसे और अच्छा बना सकते हैं। और जहां तक बात है नरेशन की, मैं हमेशा नरेशन की प्रैक्टिस रिकॉर्ड करके अपना नरेशन वापस सुनता था और ये देखता था कि मैं कहाँ पर फ्लटर कर रहा हूँ या मैं कहाँ पर रुक जा रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत इंप्रूवमेंट महसूस हुआ। नेक्स्ट स्टेप में साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत टाइम बेस्ड टेस्ट होता है, तो इसमें मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप एटलीस्ट इस टेस्ट की 5 से 10 बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अगर आप पहली बार ये टेस्ट देंगे तो बहुत चांसेस है कि आपका ये टेस्ट छूट सकता है। तो इसीलिए इस टेस्ट की आप प्रैक्टिस कर लें ताकि आपकी कंडीशनिंग हो जाए इतने लंबे देर तक बैठने के लिए और आपके माइंड में अच्छे आइडियाज निकलने के लिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपके आइडियाज बहुत निकलते हैं। जैसे मेरा प्रिपरेशन करने का तरीका ये था कि मैं हमेशा एक पिक्चर पे 2 या 3 स्टोरी बनाता था और कोशिश करता था कि ये मेरे खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड हो, तो जिससे मेरे को ज्यादा फायदा मिलता था और मैं इससे रिलेट भी कर सकता था। जैसे कि मैं स्कूल में बहुत सारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली थी एज अ हाउस कैप्टन और एज स्कूल कैप्टन, तो मैंने इसका भी बहुत ज्यादा अपने स्टोरीज और बाकी जगह पे इस्तेमाल किया। ऐसे ही अगर आपको भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो आप इसका इस्तेमाल आगे कर सकते अपनी स्टोरीज और अपने बाकी चीजों में कर सकते हैं। आपका कोई एक्सपीरियंस जैसे कोई पिकनिक, कोई आउटिंग जहां आपने कुछ भी अपना योगदान दिया हो, आप जरूर अपने पिक्चर्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज साइकोलॉजिकल टेस्ट में इंपॉर्टेंट ये है कि आप पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करें। स्टार्टिंग में जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया था, मैं पिक्चर को बस 15 सेकंड देख के लिखना शुरू कर देता था, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर था। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मुझे पूरा 30 सेकंड का टाइम लेना चाहिए जो कि प्रोवाइडेड है, और अच्छे से पूरा कैरेक्टर और पूरा बैकग्राउंड नोटिस करूं, जिससे मैं एक अच्छी क्लियर स्टोरी बना सकता हूं जिसका एक मीनिंग भी हो। तो मैं कोशिश करता था कि दिन में 1 से 2 स्टोरी रोज बनाऊं, जिससे मेरी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहती थी और मुझे एसएसबी के दिन भी ज्यादा परेशानी नहीं आई। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के लिए मैं आपको यह एडवाइस दूंगा कि आप 1 से 2 बार अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करके जाएं ताकि आखिरी दिन आपको कोई परेशानी ना हो। मैंने कुछ सवालों के उत्तर अपने दोस्तों और अपने माता पिता से पूछे थे जो कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन में पूछे जाते हैं, और उसके बेसिस पे ही मैंने अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट भरा था। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट आप जो भी आंसर भरते हैं वो आपकी स्टोरीज और आपके वर्ड्स पे रिफ्लेक्ट करे, कोशिश ये रहनी चाहिए। इसके अलावा ग्रुप इंटरव्यू, सबसे ज्यादा प्रिपरेशन मैंने इंटरव्यू की थी और मेरा इंटरव्यू बहुत छोटा गया था जो कि 20 से 25 मिनट गया था, और मुझे इंटरव्यू में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बट मैंने प्रिपरेशन अच्छी करी थी और मैंने अपनी एक छोटी सी कॉपी बनाई थी जिसमें मैं रोज एक क्वेश्चन लिखता था और उसका आंसर ढूंढता था। मतलब अगर मैं क्वेश्चन लिखता था तो जरूरी नहीं कि मैं उसी के बाद जस्ट आंसर लिखता था, मैं बहुत सोचता था कि मैं सच में क्या करता हूं और एक्चुअल क्या है, तो उसी के बेसिस पे मैं अपने आंसर्स बनाता था और अपने आंसर्स लिखता था। तो ये प्रोसेस मेरे को एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी देती थी और ये मेरा सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद था और मेरे इंटरव्यू में भी बहुत काम आई, क्योंकि मुझे पता था कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए मैं इनको प्रिपेयर करके गया था। सबसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं आपके फैमिली पे बेस्ड,
आप मुझे अपने पिताजी के बारे में, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में और उनके ऑक्यूपेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में, सबके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यह चांसेस है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर मुझसे इनके बारे में पूछे। जैसा कि उन्होंने, मेरे पिता आर्मी में थे, मेरे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने आर्मी के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे थे और उनकी रेजिमेंट के बारे में पूछे थे। सिमिलरली, अगर आप अपने स्कूल के बारे में लिखते हैं तो आपको अपने स्कूल के बारे में पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री, उसके फाउंडर्स और इत्यादि। क्योंकि मैं जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर के रूम में एंटर किया था तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि तुम्हारा स्कूल कितना पुराना है। और आगे बढ़ते बढ़ते आपको वो पहले कंफर्टेबल कराएंगे और उसके बाद उनको मन में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो जरूर आपसे पूछेंगे। आपके कैरियर रिलेटेड चॉइस भी पूछ सकते हैं। उन्होंने मेरे से पूछा था अगर मेरा इंडिया नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा, और उन्होंने मुझे बहुत सारी सिचुएशंस भी दी थी कि अगर मैंने उनको जब उत्तर दिया कि मैं जेई की तैयारी करूंगा तो उन्होंने मुझे बहुत ऑप्शंस दिए थे कि आप जेई भी नहीं निकाल पाते हैं, आप इंडिया नहीं निकाल पाते तो क्या करेंगे। तो इसके लिए आपके पास एक लॉजिकल आंसर और अच्छे रीजंस होने चाहिए। इंटरव्यू का जिस्ट ये है कि जो भी आंसर आप दें उसका लॉजिक हो, क्योंकि कोई भी आंसर सही गलत नहीं होता। और यही बात मुझे भी सही लगी, इसीलिए मैं जो भी आंसर लिखता था, मैं ये नहीं लिखता था कि मैं ये नहीं देखता था कि ये सही या गलत है, बट मैं ये देखता था कि उसके पीछे लॉजिक सही है और रीजंस होने चाहिए कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। इंटरव्यूज में आपकी हॉबीज और आपके एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में भी बहुत कुछ पूछा जाता है, और इंटरव्यूअर ने मेरे को भी मेरी हॉबीज के बारे में पूछा था जिसके बारे में मैं बहुत वेल अवेयर था। जैसे मैंने अपने गेम्स में क्रॉस कंट्री, बास्केटबॉल और स्क्वॉश लिखा था, जो कि मैं खेलता हूँ रेगुलरली स्कूल में। इसी के अलावा मैंने कोशिश की थी कि मैं हर चीज पता रखूं इनके बारे में, जैसे इंडियन टीम बास्केटबॉल, टेबल टेनिस के डायमेंशंस, उसके रैकेट कैसा होता है और व्हाट आर द रूल्स। हालांकि अगर आप खेलते हैं आपको जरूर पता होंगे, बट इन केस अगर आपको नहीं पता है तो आपको जरूर जानने चाहिए। इसके अलावा अगर आप एनसीसी या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा हैं तो आपको उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आपके फॉर्म में, क्वेश्चनेयर में जरूर इसका एक कॉलम होगा। एसएसबी के इंटरव्यू के बाद आखिरी टास्क होता है, आखिरी टेस्ट होता है ग्रुप टास्क। ये ग्रुप टास्क के अंदर बहुत सारे टास्क की सीरीज होती हैं जिसमें आपको ग्राउंड में एज ए टीम काम करना होगा। आजकल अगर आप उन टास्क को इंडिविजुअली देखना चाहें तो आपको YouTube में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि कैसे कैसे ऑब्स्टेकल्स आपको मिलते हैं जो पार कर सके। और इन ऑब्स्टेकल्स को पास करना उतना जरूरी नहीं है जितना आपको एक टीम प्लेयर बनना जरूरी है। अगर आपके अंदर वो हैबिट आ जाए, अगर आपके अंदर वो फीलिंग आ जाए कोऑपरेशन की और टीम एफर्ट्स डालने की, तो आप अपने आप उन ऑब्स्टेकल्स को पार कर सकते हो। आप ज्यादा ध्यान इस बात पे ना दें कि ऑब्स्टेकल्स पार करने हैं, ज्यादा ध्यान अपना योगदान देने पे दें कि आप अपनी टीम को कैसे हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल ग्रुप टास्क में बहुत मैटर करती है। अगर आप एक बहुत अच्छे ओरेटर हैं, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, तो आपके टीम वाले ज्यादा चांसेस है कि वो आपकी बात सुने। आप अपने लॉजिकल आइडियाज भले आपके पास हो, बट आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं है तो कभी कभार परेशानी आ जाती है। क्योंकि ग्राउंड ऑब्स्टेकल्स के अलावा भी इसमें कुछ ऐसी टास्क होते हैं जैसे कि ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप प्लानिंग और लेक्चरेट, जिसमें आपको अपने ग्रुप को कम्युनिकेट करना है। तो एक अच्छी थॉट प्रोसेस के साथ आप इसको पार कर सकते हैं। इसकी आज के जमाने में कोचिंग लेना बहुत कॉमन बात है, और मेरे दोस्त और मेरे बहुत जानने वाले थे जिन्होंने कोचिंग ली थी, और कोचिंग लेना आपको फायदा दे सकता है जरूर। और अगर आप नहीं लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका नहीं होगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप कोचिंग लेते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है कि आपको पहले से वेल अवेयर रहते हैं, तो कोचिंग लेने में कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया के बारे में बात करें, जैसे कि मैं तो एक बोर्डिंग स्कूल में था तो मैं सोशल मीडिया में उतना एक्टिव रहता नहीं था क्योंकि हमारे पास फोन हमेशा रहते नहीं थे। बट जब भी मेरे को फोन मिलता था मैं यूट्यूब में बहुत ज्यादा इनग्रॉस रहता था, और ये मैंने अपनी हॉबी में भी लिखा था। और मुझे मेरे इंटरव्यू ने पूछा भी था कि आप टीवी देखते हैं, तो मैंने मना किया, मैंने कहा मैं यूट्यूब देखता हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा आप क्या देखते हैं यूट्यूब में, तो मेरा उत्तर यही था कि मैं यूट्यूब में
अपने स्कूल से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस देखता हूँ और मुझे साइंस की वीडियोस भी देखना अच्छा लगता है। इसके अलावा मैं, जैसे कि मैं बास्केटबॉल का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं NBA और बाकी स्पोर्ट्स भी यूट्यूब में फॉलो करता हूँ। तो सोशल मीडिया मेरे लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है। तो सोशल मीडिया से मैं बिल्कुल भी ऑफ नहीं था और इससे मेरे को बहुत फायदे भी हुए। जैसे करंट अफेयर्स, मेरा प्राइमरी सोर्स करंट अफेयर्स का यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया के एप्स ही थे। अगर आप SSB और रिटर्न की तैयारी एडवांस में एटलीस्ट 1 साल पहले अपना एम लेके चलें तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका इस एग्जामिनेशन में क्वालिफिकेशन का चांस हाई रहेगा। क्योंकि अगर आप एक स्ट्रेटेजी बना के चलें तो आपको लास्ट मिनट हेसल से छुटकारा मिल जाएगा। आप एग्जाम से 1 महीना पहले कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि मैं अपनी तैयारी कहाँ से शुरू करूँ। और SSB के बारे में अगर बात करें तो अगर आप पहले से तैयार रहें, अगर आप अपनी स्कूल में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें कि मैं क्लास का मॉनिटर हूं, मैं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराऊंगा, तो इससे आपकी मैनेजिंग स्किल्स अपने आप बढ़ेंगी और ये आपको SSB में अपने आप फायदा देंगी। इसके अलावा अगर आप अपने स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज में कोई भी फंक्शन में पार्टिसिपेट करें, लोगों के सामने बोलें, तो इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और ये कॉन्फिडेंस आपको इन टेस्ट में बहुत फायदा देता है। एक तो ये आपको अच्छा एक्सपीरियंस देता है और जिसके बेसिस पे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक अच्छे थॉट्स कन्वे कर सकता है, और दूसरा आपके लोगों के साथ पीपल स्किल्स बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है, जो कि मेरे ख्याल से SSB में बहुत जरूरी है। अगर सवाल बोर्ड्स प्रिपरेशन और NDA प्रिपरेशन के बीच में टाइम ढूंढने का है तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप ज्यादा समय इस परीक्षा को चाहिए नहीं। आप अगर 1 से 2 घंटा भी इस एग्जाम को डेली देते हैं तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप ये परीक्षा निकाल सकते हैं। और SSB तो एक ऐसा टेस्ट है, अगर आप जो भी कर रहे हैं उसका हमेशा कोई ना कोई पार्ट SSB से रिलेटेड जरूर होगा। अगर आप क्लास में कुछ कर रहे हैं, क्लास में कुछ भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं, वो जरूर SSB से रिलेटेड होगी और आपको SSB में जरूर फायदा देगी। तो आप जो भी टास्क करते हैं, भले वो NDA से रिलेटेड हो, UPSC से रिलेटेड हो ना हो, बट आप उसको पूरे डेडिकेशन और पूरे सिंसियरिटी से करें, जो कि आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करेगा और अल्टीमेटली वो आपको NDA के SSB में जरूर फायदा देगा। मेरी एडवाइस एस्पिरेंट्स को ये है, खासकर SSB के लिए, कि वो किसी की बात सुन के ये ना सोचे कि जो आंसर उन्होंने दिया है वही आंसर मैं दूंगा। क्योंकि हमें भी पहले यही लगता था कि एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही सही आंसर होता है, पर ये नहीं होता है। कोई भी आंसर सही या गलत नहीं होता है, वो आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि वो आंसर आपको सूट करता है कि नहीं। तो कभी भी आप दूसरों के सुन के ये ना सोचे कि जो उन्होंने किया वो हम भी करेंगे और हम भी पास हो जाएंगे। आप हर टास्क में अपना बेस्ट देने का सोचें, वो सबसे अच्छा माइंडसेट है। और जो भी जिम्मेदारी मिले या जो भी काम मिले, आप पूरे एफर्ट से करें उसे, और अपने प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना छोड़ें, ताकि कोई सेकंड थॉट ना आए कि मेरा नहीं हो सकता। इससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप हाई ऑन मोरल भी रहेंगे। थैंक यू।